मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहला जो टॉपिक आता है पढ़ने के लिए वो होता है राष्ट्रीय आय। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है कि पूरे अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन। जब हम सारे अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था की जब आय की बात करेंगे तो वो होता है राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्र की आय यानी कि राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों के आयों का योग। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसका अर्थ, इसका महत्व, इसके विभिन्न अवधारणाओं के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ना, टॉपिक राष्ट्रीय आय, जो किसी भी राष्ट्र के विकास और वृद्धि के बारे में बताता है। हालांकि राष्ट्रीय आय पुराने समय में ज्यादा प्रयोग होता था। आज के समय में राष्ट्रीय आय की एक अवधारणा है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, हम विश्व में चौथे नंबर पे है जीडीपी के मामले में। तो जीडीपी क्या है, क्या क्या चीज इसमें शामिल होता है, किस तरह से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, क्या स्रोत है इसका, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो आज की क्लास हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, राष्ट्रीय आय के अर्थ के बारे में, इसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, जो कि आपके विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आते हैं। प्लस बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, इन सब के एग्जाम में भी ये काम आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या है, एक राष्ट्र की में रहने वाले आयों का योग, रहने वाले लोगों की आयों का योग। मतलब किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, एक वर्ष के अंतर्गत एक देश में जितने भी अंतिम वस्तु, किसका, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके मूल्यों का योग राष्ट्रीय आय होता है, जिसमें देश के अंदर साथ साथ विदेशों से प्राप्त मूल्य भी शामिल होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय एक समष्टिगत अवधारणा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत देश की समग्र आय सभी लोगों की आयों का योग होता है। और राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थितियों के बारे में बताता है। जितना ज्यादा राष्ट्रीय आय होगा उतना ही देश के विकास को यह प्रतिबिंबित करता है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को बताता है कि राष्ट्रीय आय मतलब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, मतलब देश का विकास होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय आय के लिए राष्ट्रीय लाभांश एवं राष्ट्रीय उत्पाद जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ये पढ़ते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि मैंने कहा राष्ट्रीय आय से ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेखांकन वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग। मतलब एक देश में एक वर्ष के अंतर्गत, देश के एक वर्ष के अंतर्गत मतलब होता है, मान लो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में देश की घरेलू सीमा का मतलब होता है देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका बाजार मूल्य निकाला जाता है। किस पर, बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो इन सब का क्या किया जाएगा, योग किया जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादों को, चाहे वो देश की निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, अगर देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत वो उत्पादन कर रहे हैं, अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन होता है, उनके मूल्यों का योग ही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि देश का सामान्य निवासी कौन होता है। सामान्य निवासी वो व्यक्ति होता है जो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहता है और उसका समस्त आर्थिक हित उस देश से जुड़ा होता है। मतलब रहना ही काफी नहीं है, रहते तो बहुत सारे लोग घूमने आते, वो रहते इलाज के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो देश का नागरिक नहीं है। निवासी वही है जो रहने के साथ साथ समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उस संबंधित देश के लिए कहता है। यहीं पर रह रहा है, यहीं पर खर्च कर रहा है, यहीं पर कमा रहा है, यहीं पर टैक्स भी दे कर रहा है, यहाँ पर निवेश भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सामान्य निवासी कहते हैं। तो सामान्य रहता है का मतलब होता है वह व्यक्ति उस देश को छोड़कर एक वर्ष से अधिक समय के लिए विदेशों में नहीं रह रहा, मतलब विदेश में नहीं है, देश में ही रह रहा है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय के लिए किसी अन्य देश में रहता है तो वो उस देश का सामान्य निवासी होगा, ना कि हमारे देश का। ठीक है, मतलब अगर कोई भारतीय व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय के लिए अमेरिका में रह रहा है, कौन, हमारे देश का कोई नागरिक अगर अमेरिका में रह रहा है, वहां नौकरी कर रहा है और 1 साल से ज्यादा हो गया, तो वो अमेरिका का नागरिक कहलाएगा।
हालांकि वो देश का सिटीजन तो होगा लेकिन सामान्य नागरिक नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता और इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो उसको हम सामान्य नागरिक नहीं कहेंगे, उसको हम गैर निवासी एनआई के नाम से जानते हैं। अब इसी में एक आता है घरेलू बनाम राष्ट्रीय धारणाएं। घरेलू घरेलू सीमा किसे कहते हैं? घरेलू उत्पादन या घरेलू आय का मतलब होता है किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित। घरेलू सीमा का मतलब देश की बाउंड्री के अंदर, ये देश है, देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी उत्पादन होगा तो उसके अंदर जो भी उत्पाद होगा उस उत्पादन का योग को हम क्या कहते हैं? घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है इसमें घरेलू प्लस इसमें विदेशी दोनों प्रकार के आयों को शामिल किया जाता है। जब घरेलू और विदेशी दोनों आयों को शामिल कर लिया जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र की, जो देश से जुड़ा हुआ, चाहे वो विदेशों से आए चाहे देश की सीमा के अंदर आता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर घरेलू उत्पाद में या घरेलू आय में विदेशों से साधन आय को जोड़ दिया जाएगा तो वो राष्ट्रीय उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों घरेलू आय और राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता क्या है, जिसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं NFIA। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। देखिए हर एक देश जो घरेलू देश हुआ, ठीक है, और यहां पर विदेश हुआ, क्या हो गया? विदेश हुआ। हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो श्रम के लिए हो, चाहे वो पूंजी निवेश कर रहे हो, विभिन्न काम करने के बदले में उनको किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार के विदेशी नागरिक भी हमारे यहाँ पर काम करते हैं, चाहे श्रमिक हो चाहे पूंजी हो, ठीक ना, और इनके बदले में तो कुछ पैसा विदेशों से हमारे देश में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साधन आय बोलते हैं। और कुछ पैसा हमारे यहाँ से भी जाता है, मतलब जो पैसा आता है और जो जाता है, जो आता है उसको हम कहते हैं क्या चीज? विदेशों से प्राप्त साधन आय। सामान्य नागरिकों के द्वारा शेष विश्व से प्राप्त आय और वहीं पर गैर निवासियों के द्वारा उस देश से प्राप्त साधन आय, मतलब हमारे देश से जब बाहर गया तो जितना आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है, और फीफा फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फैक्टर इनकम, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड। स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो यहां पर लिखेंगे फीफा माइनस फीटा, मतलब जितना विदेशों से आया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और जितना विदेशों गया, उन दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन। शुद्ध का मतलब होता है नेट। मान लो हमारे देश में 900 करोड़ रुपए आया और हमारे देश से 850 करोड़ रुपए गया, तो इसका मतलब होता है NFA कितना होगा? 50 करोड़। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आया ज्यादा गया कम तो पॉजिटिव है, और वहीं पर विदेशों से गया ज्यादा विदेशों से आया कम तो वो नेगेटिव होता है। कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला है। बाजार कीमत बनाम साधन लागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार कीमत बनाम साधन लागत, तो एक तरफ हम बाजार कीमत लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं साधन लागत। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझो कि आने वाले टाइम में इसको बहुत ज्यादा डीपली समझना है। बाजार कीमत का मतलब होता है कि वह कीमत जिस कीमत पर किसी वस्तु या सेवा को बाजार में वास्तविक रूप में बेचा या खरीदा जाता है, मतलब वो कीमत जिसको बाजार में वास्तविक रूप में खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसे बाजार कीमत कहते हैं। जबकि साधन लागत वह लागत होती है, वह व्यय होता है साधनों का जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए खर्च किया जाता है। तो इसका मतलब होता है बाजार में वास्तव रूप में बिक्री का मूल्य, और ये है क्या था? वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों का मूल्य। तो इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है ना, वो अंतर होता है किसका? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। किसका होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो अगर साधन लागत में NIT को जोड़ दिया जाता है तो बाजार कीमत बनता है, और बाजार कीमत से अगर NIT को घटा दिया जाता है तो साधन लागत कहते हैं। बाजार कीमत को शॉर्टकट में MP बोलते हैं और साधन लागत को शॉर्टकट में हम FC के नाम से जानते हैं, ठीक है। साधन लागत की धारणा, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर। तो यहां पर जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT मतलब ये होता है जितने भी अप्रत्यक्ष कर है, चाहे GST वगैरह कहा जाता है,
जो वस्तु की कीमतों को बढ़ाता है, उसमें से जो आर्थिक सहायता है मतलब सब्सिडीज है उसको घटा दिया जाता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह चीजों के दाम बढ़ाएगा और सरकार उस दाम को थोड़ा रियायत देने के लिए आर्थिक सहायता देती है। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो बनेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो किसी भी देश में वस्तु कीमतों को जो है कम या ज्यादा करने का काम करता है। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा की बात करेंगे। अब तो राष्ट्रीय आय के तमाम अर्थ से संबंधित चीजों को समझ लिए। तो राष्ट्रीय है क्या, जैसे मैंने कहा एक राष्ट्र की कुल आय। तो राष्ट्रीय आय की मतलब अगर बात करते हैं, स्टोन का कहना है, स्टोन एक अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों की उसी आय का योग है जो उन्हें उत्पादन के विभिन्न कारकों की सेवा के लिए प्रदान की जाती है, जैसे मजदूरी, वेतन, लाभ, ब्याज, लगान के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है, उन समस्त प्रकार के आयों का योग होता है राष्ट्रीय आय। मतलब साफ है, राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों या सामान्य निवासियों की वो आय होती है जो उन्हें विभिन्न उत्पादन में हिस्सा लेने के कारण प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब देश की घरेलू सीमा में जो कुछ प्राप्त होता है प्लस विदेशों से प्राप्त होता है, उन सबका कंप्लीट अर्थ होता है, कंप्लीट टोटल होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसके बारे में पहले भी मैंने एक बार बताया, दोबारा इसके बारे में आ गया। यहाँ पर जीडीपी क्या है, जीडीपी का सिंपल मतलब समझो, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के दो इंपॉर्टेंट मेजर है। पहला होता है वस्तु प्रवाह या आय आधारित, जो इनकम बेस्ड होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के साधन आयों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। तो साधन आयों का योग करेंगे तो एनडीपीएफसी आता है, जिसमें अगर मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए, किसको, मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए, तब जाके ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और वहीं पर दूसरा कॉन्सेप्ट है आय प्रवाह या व्यय आधारित एक्सपेंडिचर। किसी भी देश में लोगों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं पर जो भी व्यय किया जाता है, जो भी खर्च किया जाता है, उनका योग यानी कि कुल व्यय को ही जीडीपी बोलते हैं, जिसमें जो घरेलू क्षेत्र है जो अपने जरूरत के ऊपर व्यय करता है, जो उत्पादक है उत्पादन प्रक्रिया के लिए निवेश करता है, सरकार देश के विकास के लिए खर्च करती है, और शेष विश्व के द्वारा जो आयात और निर्यात किया जाता है उसको शामिल किया जाता है। तो सभी प्रकार के व्ययों को योग करेंगे तो कुल व्यय होगा, और कुल व्यय ही देश का वास्तविक जीडीपी होता है। तो जीडीपी को आय के अकॉर्डिंग, व्यय के अकॉर्डिंग, हालांकि उत्पाद के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा राष्ट्रीय आय के प्रमुख अवधारणाओं के बारे में। बेसिकली राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की जब बात करेंगे, एक प्रमुख अवधारणा है जिसको बाजार कीमत और साधन लागत के आधार पर मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाजार कीमत और साधन लागत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कुल या सकल, कुल भी कह सकते हो सकल भी कह सकते हैं। ठीक है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको जीएनपी। क्या होता है ये, इसका मतलब होता है किसी देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में उस देश के उत्पादन के बाद बाजार मूल्य या अतिरिक्त वस्तु या सेवाओं का मौद्रिक माप होता है। कहने का मतलब ये है एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग तथा विदेशों से प्राप्त साधन आयों का योग क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, जो बाजार मूल्य पर आधारित होता है। ठीक है। जब इसकी बात करेंगे, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज इत्यादि को शामिल किया जाता है, और जो मौद्रिक रूप में मापा जाता है इसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास नहीं घटाया जाता है, क्योंकि जब भी ग्रॉस है, जब भी ग्रॉस होगा या फिर सकल वर्ड जुड़ा होगा, इसका मतलब होता है इसमें क्या शामिल है, ध्यान रखना, इसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल होता है। क्या होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है। ठीक है। सकल में, शुद्ध में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। जीएनपी में केवल चालू वर्ष के उत्पादन को शामिल किया जाता है, ये केवल जिस ईयर की कैलकुलेट हो उसी के आगे पीछे नहीं शामिल किया जाता है। जीएनपी में मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, ये एमपी में आता है। कीमतों में उतार चढ़ाव का समायोजन है तो आधार वर्ष के आधार पर गणना किया जाता है, आधार वर्ष पे किया जाता है तो ये वास्तविक हो जाता है, चालू वर्ष में किया जाता है तो वो मौद्रिक हो जाता है।
जीएनपी में अंतिम उत्पादन को ही शामिल किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी में हस्तांतरण भुगतानों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें केवल साधन भुगतान को शामिल किया जाता है, जो किसी साधन के बदले में भुगतान किया जाता है। निःशुल्क प्राप्त प्रदाताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे दान, दक्षिणा, ठीक है, गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह, इसमें शामिल नहीं किया जाता है। गैर कानूनी तरीकों से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद करके रखने हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जब करेंगे, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या नहीं होता है। सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। एक देश में घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम विदेशों से प्राप्त उत्पादन आय को घटा देंगे, तब जाके हमें ये मिलेगा। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसको कि अगर हमें जीएनपी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में हम सबसे पहले जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, तो जीएनपी इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी प्लस एनएफआईए, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा जीडीपी का ही बनता है और जीडीपी ही आता है। उसके बाद बाकी अवधारणाओं का कैलकुलेशन करते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, जब हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, ये देश का वास्तव में राष्ट्रीय आय है, इसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। उसका पूरा कॉन्सेप्ट है एनएनपीएफसी, मतलब एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार के वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है और विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ दिया जाता है। मतलब साफ है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि मैंने अभी बताया जीएनपीएमपी, जिसमें से हमें घटा दिया जाना स्थिर पूंजी का उपभोग, यानी कि मूल्यह्रास को घटा देंगे। ठीक है, मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो मूल्यह्रास को जैसे ही घटा देंगे तो हमें ये मिलेगा एनएनपीएमपी। क्या मिलेगा, एनएनपीएमपी चाहिए। और यहीं से अगर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, किसकी, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, तो हमें मिला एनएनपीएमपी। उसमें से हमें एमपी से राष्ट्रीय एफसी होता है, तो वो निकालने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि एनआईटी को कम माइनस कर देना होगा, ये कैलकुलेट होगा। इसके बारे में कहा जा सकता है, एक देश में एक वर्ष की अवधि में चालू कीमतों पर अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को ही बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो ये बाजार मूल्य पर हुआ। साधन लागत के लिए एनआईटी को माइनस करना होगा, ध्यान में रखेगा। तो मतलब साफ है कि यदि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में बाजार कीमतों जीएनपी के रूप में मौद्रिक मूल्य 60,000 है, प्रतिस्थापन व्यय दे रखा है 6,000, तो एनएनपी क्या होगा, तो हमें क्या करना, 60,000 में से 6,000 को माइनस कर देना है, 54,000 मिलेगा। यही देश का एनएनपी है। बट ये शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में से के लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी, तो एनडीपी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से हम केवल मूल्यह्रास को यानी कि डेप्रिसिएशन के वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसको प्रतिस्थापन व्यय की भी नाम से जानते हैं, कई प्रकार नाम है, इसको प्रतिस्थापन व्यय कह सकते हैं। ठीक है, नाम कंफ्यूज ना होना, मैं लिख देता हूं यहां पर। इसको मूल्यह्रास भी कह सकते हैं, इसको स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं, इसको घिसावट व्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, और अगर इसी शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर बात करते हैं तो इसी को हम घरेलू आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घरेलू आय। लेकिन घरेलू आय का मतलब होता है ये एनडीपीएफसी। तो हमें क्या करना है, एनडीपीएमपी में से यहां पर एनआईटी, तो क्योंकि अगर जब भी एफसी की बात करेंगे उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या संबंध है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है ये एनडीपी, मतलब घरेलू सीमा में अर्जित आय, घरेलू सीमा में अर्जित आय। और दूसरा है एनएनपी, मतलब इसमें घरेलू तथा विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। ठीक है, मतलब इन दोनों में जो अंतर है ना, वो है विदेशों से अर्जित आय। अगर एनडीपी एमपी में हम एनएफआई को जोड़ देंगे, मतलब
आयात माइनस निर्यात, आयात और निर्यात को, तो यहां पर जो है एनएनपी बनेगा, और एनएनपी में भाई सेम विदेशों से साधन आय को घटा देंगे तो एनडीपी बन जाएगा। तो घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर जो है वो केवल विदेशी आय का है, वो भी विदेशों से प्राप्त साधन आय का, यानी कि एनएफआई का है बस। अब मैंने कहा था कि सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमें समझना पड़ेगा कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एन जीएनपी और दूसरा होता है साधन लागत पर, ये होगा आपका जीएनपीएफसी। दोनों ही एक ही चीज है, दोनों में जो अंतर है वो है एनआईटी का है। किसका है? एनआईटी का है। ठीक है, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। ठीक है, तो एमपी से अगर एफसी लाना है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। इसी प्रकार से इन सभी का है। तो यहां पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ये हो गया आपका एनएनपीएमपी और ये हो गया आपका एनएनपीएफसी, और इसी को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो किसका है? एनआईटी का है। यहाँ पर एनआईटी शामिल नहीं है, यहाँ पर एनआईटी शामिल होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है जीडीपीएमपी, और ये हो गया आपका जीएनपीएफसी। सेम इन दोनों में जो अंतर है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का है। फिर होता है शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, यानी क्या मतलब होता है? एनडीपीएमपी, और ये होगा हमारा एनडीपीएफसी, और इसी एनडीपीएफसी को हम क्या बोलेंगे? घरेलू आय बोलेंगे। और इनमें भी अंतर है किसका? एनआईटी का। और इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर एक साथ एक ट्रिक में समझना है तो समझो, ये अगर हमारे पास सकल मूल्य है, सकल मतलब ग्रॉस, ठीक है, तो सकल और ग्रॉस के बीच में सकल और शुद्ध यानी कि एन नेट, इन दोनों के बीच का जो संबंध है ना वो केवल एक ही चीज का है, वो मूल्य ह्रास का है। किसका है? मूल्य ह्रास का है, डेप्रिसिएशन। तो मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध आएगा, और मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे तो सकल आ जाएगा। दूसरा जो है वो है घरेलू। अभी मैंने बताया घरेलू यानी कि डोमेस्टिक, और दूसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और घरेलू के बीच में जो संबंध है ना वो केवल और किसका है? वो है हमारा एनएफआई, विदेशों से प्राप्त साधन है। ठीक है, ये याद रखे तो कभी गलती आपसे नहीं होगी। और फिर है बाजार मूल्य, बाजार मूल्य यानी कि एमपी। ठीक है, और ये हमारा साधन लागत, साधन लागत यानी कि एफसी। तो एमपी से एफसी लाने के लिए हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाना है, और एफसी से एमपी लाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हमें क्या करना होगा? जोड़ना होता। बस ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें हैं जो हमें समझना है। जैसे व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, किसी व्यक्ति की खुद की इनकम जो वो कमाता है। तो एक देश के जो लोग होते हैं जो एक वर्ष में जो आय अर्जित करते हैं उसके व्यक्तिगत आय कहते हैं। मतलब निजी व्यक्ति जो विभिन्न सोर्स से, विभिन्न प्रक्रिया से, चाहे वो लाभ से हो, चाहे वो ब्याज से हो, चाहे वो परिश्रम से हो, वेतन मजदूरी से हो, या फिर किसी भी प्रकार से हो, अगर वो लाभ अर्जित करता है तो उन सभी प्रकार के आयों का योग क्या होता है? व्यक्तिगत आय होती है। तो देश में जो व्यक्तिगत आय होती है और राष्ट्रीय आय में एक समानता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत आय में एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, उसको सरकार से हस्तांतरण आय की प्राप्ति होती है, उसको विभिन्न प्रकार के गिफ्ट की प्राप्ति होती है। तो व्यक्तिगत आय में उन सबको शामिल किया जाता है। मतलब व्यक्तिगत आय का मतलब होता है एक देश में देश की खुद राष्ट्रीय आय, उसमें जो लोगों को हस्तांतरण आय मिलता है, जैसे दान है, दक्षिणा है, पेंशन है, छूट है। इसके अलावा अवितरित कंपनियों का लाभ माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, और सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान होता है उसको माइनस करने के बाद जो प्राप्त होगा वो व्यक्तिगत है, कि लोगों के द्वारा अर्जित आय होता है। इसको लोगों के द्वारा, ना कि देश, क्योंकि देश में जो है हस्तांतरण आय शामिल नहीं होता है। तो जब व्यक्तिगत आय से बनता है दूसरा व्यय योग आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम। ये वह आय होता है जहां पर एक व्यक्ति वास्तविक रूप में अपने खुद के लिए खर्च कर सकता है, मतलब किसी और को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
व्यक्ति एवं परिवारों द्वारा उपभोग में व्यय की जाने वाली आय को, मतलब अपने खुद की जरूरत के लिए किया जाने वाला व्यय, उसको हम व्यय योग आय कहते हैं। और व्यय योग आय ज्ञात करने के लिए जो भी व्यक्तिगत आय होती है उसमें जो उनके ऊपर टैक्स लगता है उसको घटा दिया जाता है। ये इसके अलावा कुछ और भी पेमेंट अगर होता है तो माइनस कर दिया जाता है, जो पेनल्टी लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो इनकम टैक्स प्लस पेनल्टी वगैरह माइनस करने के बाद जो आता है उसको व्यक्तिगत आय कहते हैं। और व्यय योग आय उपभोग और बचत के बराबर होता है, यानी कि C+S। हमने अपने खुद के लिए खर्च किया और कुछ पैसा बचा दिया। ठीक है, इस प्रकार से व्यय योग आय ज्ञात कर देंगे। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले व्यक्तिगत कर माइनस कर देंगे, विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, सामाजिक सुरक्षा संसाधनों को ऐड कर देना है, हस्तांतरण भुगतान को भी ऐड कर देना है, मतलब जो उनको दान दक्षिणा वगैरह कुछ मिलता है तो। फिर होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश की वास्तविक विकास को समझना है ना, तो राष्ट्रीय आय जीडीपी को ना समझ के अब प्रति व्यक्ति को आय को, प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक देश में रहने वाले नागरिकों की औसत आय कितनी है, और इसकी गणना करने के लिए देखा जाता है कुल राष्ट्रीय आय कितनी है देश में, और उस देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है हम जीडीपी के मामले में फोर्थ कंट्री पे आए, लेकिन वहीं पर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो हम जो है 15वें या फिर उसके बाद के नंबर पे आते हैं, हम बहुत ही नीचे चले जाते हैं क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हम जीडीपी के मामले में, ग्रॉस टोटल के मामले में भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन वास्तविक रूप से या प्रति व्यक्ति आय के मामले की बात करें तो बहुत ही पिछड़ जाते हैं, और ये देश के लिए जरूरी है इसको समझना। मौद्रिक राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, समझो इसको भी। तो अगर हम चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो दो प्रकार से राष्ट्रीय, एक वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है, ये मौद्रिक हो गया, और एक वास्तविक। मौद्रिक का मतलब होता है जब देश की जीडीपी की गणना चालू कीमतों पर यानी कि करंट ईयर के प्राइस पे किया जाता है। मान लो, समझ लो, अगर 2024 की बात करते हैं, 2024 में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो गया यहाँ पर 10,000 यूनिट, उसी को चालू कीमत यानी कि 2024 की कीमतों से ही हम गुणा करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या चीज, जीडीपी एट करंट प्राइस। इसको बोलेंगे हम क्या चीज, मौद्रिक जीडीपी। क्या बोलेंगे, मौद्रिक जीडीपी, जो वास्तव में करंट ईयर की प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन देश का विकास समझना है तो हमें वास्तविक राष्ट्रीय निकालना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस पर, और इसकी गणना के लिए जीडीपी का कैलकुलेशन आधार वर्ष के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, आधार वर्ष की कीमतों पर मापी गई राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये वो होता है, मान लो अगर हमें 2024 का राष्ट्रीय आय निकालना है तो इसकी गणना हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, 2019 को आधार वर्ष कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारी वृद्धि, क्योंकि प्राइस एक ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज होता है, तो प्राइस को छोड़ के बाकी चीजों की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि प्राइस तो कभी भी, हमें उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ये पता करने के लिए हम वास्तविक कीमत पर यानी कि आधार वर्ष के आधार पर ही गणना करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास चालू कीमतों पर राष्ट्रीय दे रखा है तो उसको चालू वर्ष के सूचकांक से भाग करके 100 से गुणा कर देते हैं और इसकी प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे जो आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। फिलहाल कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट अवधारणा को आज की क्लास में मैंने बताया है। कैसा लगा आपको ये क्लास पढ़ के, अच्छा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि आगे वीडियोस में मैं सुधार कर सकूं। ठीक है, बस एक ही फेवर करना है आपको, लाइक करके शेयर करना है।